हेलो, नमस्कार। मैं गुलशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ झारखंड बुलेटिन के इस सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं 25, 26 और 27 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को यहां हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं 21 से लेकर के 24 तारीख तक का करंट अफेयर्स का एक सेशन आपके लिए लाया जाएगा। इसके महत्वपूर्ण अपडेट्स को अभी तक आपके लिए लाया नहीं गया है किसी सेशन में, हम उसे एक अलग सेशन में लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं 25, 26 और 27 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। देखिए, साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने सामने मैप लेके बिल्कुल बैठना है, ताकि आपको याद हो जाए कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है। ठीक है, तो इन सभी जिला का नाम, जिलों की अवस्थिति बिल्कुल याद रखेंगे। इससे आपको सिर्फ एक ज्योग्राफी में ही नहीं, करंट अफेयर्स के सेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ आज की इस क्लास को हम शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे बॉलीवुड के महानायकों की गिनती में आने वाले धर्मेंद्र जी का देहांत हो गया है। तो एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ हम अपने इस श्रद्धांजलि को अर्पित करते हैं धर्मेंद्र जी को, और शुरू करते हैं अपने आगे के इस सेशन को। पहला न्यूज है हमारे सामने, हाथियों का उत्पात बहुत ज्यादा फैल गया है झारखंड में। जब ये समय होता है धान पकने का और धान के कटने का समय, उस समय पर ये हाथी खास तौर से गांव की ओर आकर्षित होते हैं। और ये मुख्यतः कहां पर है, तो यहाँ आप जिलों का नाम देख सकते हैं, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा और गिरिडीह में हाथियों का उत्पात हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सभी अपडेट आप याद रखेंगे कि किन जिलों में हाथियों का उत्पात ज्यादा देखा जा रहा है ना। एक महत्वपूर्ण न्यूज जो निकल के आ रही है वो है मेरा टीवी फिल्म फेस्टिवल। ये जो क्षेत्रीय सिनेमा होता है उसके लिए एक मंच है। जैसे कि आप बॉलीवुड के लिए एक अपना प्रोग्राम होता है, जो साउथ की मूवी है उसके लिए एक अपना प्रोग्राम होता है, उसी तरीके से जो रीजनल सिनेमा है खास करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, उसके लिए ये एक प्रोग्राम है फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, जिसका नाम है मेरा टीवी फिल्म महोत्सव या फेस्टिवल। इसका आयोजन किया जा रहा है आड्रे हाउस रांची में, है ना। रांची के आड्रे हाउस में इसका आयोजन किया जा रहा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे जगह का नाम भी पूछा जा सकता है, साथ ही साथ इस फेस्टिवल का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है ये किस प्रकार के सिनेमा के लिए है, क्या वो बॉलीवुड के लिए है या फिर या हॉलीवुड के लिए या फिर क्षेत्रीय सिनेमा के लिए है। तो ध्यान रखेंगे, क्षेत्रीय सिनेमा के लिए है ये महोत्सव। इसका आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 को किया जाएगा, है ना। और पूर्वोत्तर भारत की जो फिल्में हैं उसके लिए पहला बायर्स एंड सेलर्स मीट का भी काम करेगा, यानी कि यहां पर बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी शामिल होंगे जो कि क्षेत्रीय सिनेमा को बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी किया जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी किया है, इसके अनुसार दुनिया में सर्वाधिक टीबी के मामले कहां पर पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में। सर्वाधिक टीबी के मामले पाए जाते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में, ये आप याद रखेंगे। और इनमें अगर आपको देशों का नाम पूछे, कौन सा देश है जिसमें सर्वाधिक टीबी के मामले पाए गए हैं, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है भारत का, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। भारत में बहुत ज्यादा मामला टीबी का है, और बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और नेपाल। ठीक है, तो जब स्वास्थ्य से संबंधित मेंस का आंसर राइटिंग आप करेंगे तो ये सभी आंकड़े वहां पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ऐसे सवाल प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। सर्वाधिक टीबी का मामला भारत में है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और नेपाल। इन सभी को याद रखना है कौन कौन सा देश और उसका क्रम क्या है। कुछ वन लाइनर्स हैं, यहां से हम वन लाइनर्स को देख लेते हैं जो कि झारखंड सरकार से संबंधित है। राज्य के सभी जिलों में, यानी कि 24 जिले हैं झारखंड में, सभी में अबुआ दवाखाना खोला जाएगा। अबुआ दवाखाना, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की एक पहल है आयुष, जिसका की नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका नाम कर दिया गया है अभी, तो ये केंद्र सरकार की पहल है। उसी प्रकार झारखंड में राज्य सरकार अबुआ दवाखाना खोलेगी, और यहां पर हर प्रकार का दवा एक ही सेंटर पे उपलब्ध रहेगा, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, हर प्रकार की दवाएं आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। तो टोटल 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, और इन 745 आयुष केंद्रों पर अबुआ दवाखाना भी खोला जाएगा। ये बात आपको याद रखना है।
झारखंड में यूजीसी से नैक का ए प्लस ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है झारखंड में? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है झारखंड का, उसे ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड मिला है यूजीसी के नैक के द्वारा, इसे याद रखेंगे। और ये झारखंड का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी बन गया है ए प्लस ग्रेड पाने वाला। ठीक है, एक महत्वपूर्ण अपडेट ये आया था कि राम मंदिर के शिखर पर एक धर्म ध्वजा की स्थापना की गई थी, आपने इसे न्यूज में देखा होगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए, और वो तथ्य कौन कौन सा है यहां पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वज दंड है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 42 फीट, 360 डिग्री ये घूम सकता है। जो ध्वज दंड है जिसपे ध्वज को फहराया जा रहा है, उसकी ऊंचाई है 42 फीट, ये याद रखेंगे। ठीक है, ध्वज पर 3 प्रकार के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक पहला है सूर्य चिन्ह, ये सूर्य वंश का प्रतीक है, राम जी का जो सूर्य वंश था उसका प्रतीक है। फिर इसमें एक ओम के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, और ओम तो आपको पता है क्या होता है। साथ ही साथ एक वृक्ष का प्रतिमा बनाया गया है, या एक वृक्ष का फोटो बनाया गया है उस ध्वज पर, और वो वृक्ष कौन सा है? कोविदार वृक्ष, ये याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविदार वृक्ष, बहुत लोग इसे नहीं सोचेंगे, वो पीपल सोचेंगे, बरगद सोचेंगे, पर कोविदार अगर आपने पढ़ा है तभी आपको याद आएगा। ठीक है, और कोविदार वृक्ष है जिसका कि रामायण में जिक्र किया गया है। इस पेड़ का, पवित्र पेड़ के रूप में इसकी पूजा की जाती थी, इसीलिए इसका फोटो बनाया गया है उस धर्म ध्वज पे, जो कि राम मंदिर के शिखर पर लगाया गया है। इन फैक्ट्स को बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज है झारखंड से संबंधित। फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ कर दिया गया है, कहां पर? दुमका में, और यहां हर साल 30 पायलटों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वन लाइनर में, फ्लाइंग इंस्टीट्यूट झारखंड में कहां पर स्थापित किया गया है? वो है दुमका में, इसे बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूज को, जो कि निकल के आ रहा है। आपको पता है 30 नवंबर को झारखंड के रांची में जो स्टेडियम है वहां पर मैच होने वाला है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में, और इसी बीच न्यूज निकल के ये आ रहा है कि टिकट की कालाबाजारी बहुत ज्यादा मात्रा में चल रही है। मैं खुद इस टिकट को लेने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूं, और अभी तक जो भी मिला है वो ब्लैक में ही बेच रहा है टिकट को। 1600 का टिकट 4000 5000, जो जैसा मतलब पकड़ पाया कैंडिडेट वैसा वो टिकट बेच रहा है। और ऑफलाइन तो मिल ही नहीं रहा, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत संभावना है, पर अब शायद ऑनलाइन का विंडो भी क्लोज कर दिया गया है। तो आप में से अगर किन्हीं ने टिकट खरीदा है और आप जा रहे हैं मतलब मैच देखने के लिए, तो बिल्कुल आनंद लीजिए मैच का, आराम से एंजॉय कीजिए भारतीय टीम को, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका की टीम को भी सपोर्ट कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों को जो कि देश विदेश से संबंधित है। इसमें पहला है डेविस कप। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो खेल है टेनिस। टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है डेविस कप को, और ये इस बार 2025 में जीता है किसने? इटली ने। किसे हराकर? स्पेन को हराकर, ये याद रखेंगे। इटली एकमात्र ऐसा टीम हो गया है अब जो लगातार 3 डेविस कप को जीत लिया है। ऐसा कारनामा करने वाली दूसरी टीम बनी है इटली, माफ कीजिएगा। पहली टीम जो है वो है अमेरिका, जो कि 1968 से 72 के समय पर ये कप को जीतने में सफल रही थी। आगे है नेक्स्ट न्यूज, लीजेंड्स प्रो T20 लीग से संबंधित। इसका आयोजन किया जा रहा है गोवा में, 26 जनवरी से 4 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। और लीजेंड्स प्रो T20 लीग के कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? माइकल क्लार्क को। साथ ही साथ यहां एक बात आप याद रखेंगे, जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे रोहित शर्मा का नाम रखा गया है। ठीक है, रोहित शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर होने वाले हैं, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ लीजेंड्स प्रो T20 लीग जिसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है, उसके लीग कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति की गई है माइकल क्लार्क की, और इसमें बहुत महान महान खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, जिनमें आपको हरभजन सिंह, शिखर धवन, शेन वॉटसन, डेल स्टेन जैसे खिलाड़ी भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी तथ्यों को बिल्कुल आपको याद रखना है। और अगला जो न्यूज है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइस रिपोर्ट। अब ये राइस क्या चावल से संबंधित है? नहीं, ये चावल से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना है आपको। राइस रिपोर्ट पूरा नाम क्या है राइस का? रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पेशनेट इकोनॉमिक्स। ये अमेरिका की एक संस्था है, और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो नवजात बच्चे होते हैं
उनमें मृत्यु की दर सरकारी अस्पतालों में कम जबकि निजी अस्पताल में अधिक है। देखिए, लोग निजी अस्पताल की तरफ जाते हैं ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें मृत्यु की दर सबसे ज्यादा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसी में पाया जाता है। और इसके पीछे कारण क्या बताया है? अनावश्यक चिकित्सीय हस्तक्षेप, बिना मतलब का जो दिखावा करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, उसके कारण से बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। देखिए यहां पर बताया गया है। अब इस अनावश्यक चिकित्सीय हस्तक्षेप में क्या क्या है? अनिवार्य ऑपरेशन, अगर नॉर्मल डिलीवरी से भी बच्चा हो सकता है तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं? जबरदस्ती का उसे ऑपरेशन कर देते हैं। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को नहलाने का काम करते हैं। वार्मर मशीन होता है, उसका गलत तरीके से उपयोग करना भी बच्चे की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। और अनावश्यक दिखावा, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो राइस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है और ये किस आंकड़े को बताता है, इसे जरूर याद रखेंगे। राइस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों की मृत्यु का दर है 32,000 बच्चों में से लगभग 32 ऐसे नवजात बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और यह बढ़ के पहुंच जाता है 51 तक, यानी कि प्रत्येक 1000 बच्चे में से 51 बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में मर जाते हैं। इन तथ्यों को बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आईएनएस माहे के बारे में। तो माहे श्रेणी की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर है आईएनएस माहे। इसे बनाया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, और इसे कोच्चि में, है ना, कोच्चि तट पर इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम रखा गया है केरल के एक ऐतिहासिक शहर है जो मालाबार तट पर स्थित है और उस शहर का ही नाम है माहे। माहे एक समय पे फ्रांसीसियों का उपनिवेश रह चुका था, इसे याद रखेंगे। और माहे क्लास की जो बनाई जा रही है वॉरफेयर, इसमें टोटल 8 वाटर क्राफ्ट बनाया जाएगा और उसमें से ये पहला है जिसका नाम है आईएनएस माहे। इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे आप। ठीक है, कुछ वन लाइनर्स महत्वपूर्ण है, इसे देख लेते हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स बाजार बन चुका है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स बाजार बन चुका है, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक अपडेट है कि एक रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ज्यादा है। बाकी क्षेत्र के मुकाबले में पर्वतीय क्षेत्र में यह समस्या ज्यादा देखी जा रही है और पर्वतीय क्षेत्र जो है ये जो विश्व का औसत है उससे 50% अधिक तेजी से गर्म हो रही है पर्वतीय क्षेत्र। तो ये आपका मेंस में एक बहुत अच्छा आपके पास डेटा आ गया है, आप इसे मेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है गूगल के सह संस्थापक जिनका नाम है लैरी पेज, और ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ऐसे पहले व्यक्ति, सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति में से पहला नाम जो है वो है एलन मस्क का, जो कि सबसे ज्यादा अमीर हैं। एलन मस्क आपको पता होगा कौन है। ठीक है, यहां देखिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यहां पर बताया गया है। अगर आपको जो मार्केट कैप है यानी बाजार मूल्य है उसके आधार पर आपसे पूछे कि सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है अभी, तो वो है एनवीडिया। एनवीडिया सबसे मूल्यवान कंपनी है। सेकेंड नंबर पे नाम आता है एप्पल का, तीसरे नंबर पे आता है अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, फिर चौथे पे आता है माइक्रोसॉफ्ट और पांचवें पे आता है अमेजन का नाम। चलिए आप हमें बताइए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण डेटा जो कि यूएन वीमेन से संबंधित है, यूनाइटेड नेशंस वीमेन से संबंधित एक डेटा है और इसके अनुसार पूरे विश्व में 2024 में हर 10 मिनट में एक महिला को जान से मार दिया गया है। ये डेटा बता रहा है यूनाइटेड नेशन का ये डेटा है। ठीक है, तो हर 10 मिनट में एक महिला पूरे विश्व में कहीं ना कहीं मारी गई है। और इस डेटा में महत्वपूर्ण एक आंकड़ा ये चौंकाने वाला है कि लगभग 60% महिलाओं का जो मर्डर है वो किया गया है उनके परिवार के ही लोगों के द्वारा या फिर उसके पार्टनर के द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा, उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा। तो ये एक बहुत चौंकाने वाला रिपोर्ट है, बहुत खतरनाक, बहुत भयावह रिपोर्ट है। और लगभग पूरे 2024 में 83,000 महिलाओं की जान चली गई है। ऐसे
हत्या के कारण से या ऐसे मर्डर के कारण से। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को याद रखना है, आप मेंस आंसर राइटिंग में इन सबको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो महिलाओं के साथ जो हिंसा की जा रही है, इसका सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो है अफ्रीका से संबंधित, और अमेरिका में ये आंकड़ा कम नहीं है, दूसरे नंबर पे अमेरिका ही है, ये याद रखेंगे। एशिया में ये है 0.7 का परसेंटेज, और सबसे कम जो पाया गया है वो है यूरोप में। तो ये डेटा को याद रखेंगे, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण आंकड़े अभी आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, इसे भी आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। मेंस की एक कॉपी अलग से बना लीजिए, जहां पर आपको सिर्फ मेंस की चीजों को नोट करना है, और ये मैं आपको हर दिन बताता चलूंगा। जब भी हमारा सेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा उसमें पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट यहां निकल के आ रहा है कि दिवाली को यूनेस्को की ओर से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भारत के द्वारा भेजा गया है। तो फिलहाल प्रस्ताव भेजा गया है, जैसे ही यूनेस्को की मुहर इस पे लगती है, ये आपके लिए न्यूज हो जाएगा। तो इसे याद रखना है, हमारे साथ बने रहना है, और हमारे साथ ऐसे अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसा अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहे। एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि राष्ट्रमंडल खेल 2030 का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। तो भारत के किस शहर में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा रहा है? राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2030 में होगा, इसका आयोजन किया जा रहा है भारत के शहर अहमदाबाद में, इसे याद रखेंगे। आगे कुछ और महत्वपूर्ण न्यूज हैं। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक योजना को मंजूरी दी है, और उस योजना की लागत कितनी है? 7,280 करोड़ रुपए। ठीक है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में 4,000 से 5,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता होती है प्रति वर्ष भारत को। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में बात की जा रही है, और इसका जो है इस आवश्यकता को बढ़ा करके कितना करना है? 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना है, यह रखा गया है लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा इस योजना के तहत। तो कितने की लागत है? 7,280 करोड़ रुपए, ये लागत को याद रखेंगे, है ना। अगला जो न्यूज है हमारे पास वो है जावोखिर सिंदारोव के बारे में। जावोखिर सिंदारोव जो कि उज्बेकिस्तान के हैं, और ये विश्व के सबसे युवा फीडे वर्ल्ड कप चैंपियन बन गए हैं। 19 साल की उम्र है मात्र, और शतरंज का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने जीत हासिल कर ली है। सबसे युवा है, तो हो सकता है कि यह आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए, तो प्रीलिम्स के नजरिए से ऐसे फैक्ट्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और पर्यटन से संबंधित एक महत्वपूर्ण डेटा है हमारे पास। पर्यटकों को लुभाने में लाल किला जो है ये चौथे नंबर पर है, अभी भी सबसे पहले स्थान पर है ताजमहल। ठीक है, और अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें तो विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा जाते हैं महाराष्ट्र में, और घरेलू पर्यटक की बात करें तो वो सबसे ज्यादा जाते हैं दिल्ली में। इसलिए इन तथ्यों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। वायु प्रदूषण से संबंधित डेटा आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। आज के सेशन में इतना ही। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 14वीं जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। इसका एक वीडियो अभी आपके लिए लाया गया है, और ये रेगुलर बेसिस पे तो नहीं आ रहा है, प्रत्येक 2 से 3 दिन के डिफरेंस पे ये वीडियो आपके लिए लाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत जल्द आपके लिए जेपीएससी मेंस के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस शुरू होने वाली हैं। यूट्यूब पे ही ये सारा क्लास आपको मिलेगा मेंस के नजरिए से। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दें, ताकि हर किसी को इसका फायदा मिल सके। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अध्याय के साथ या और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।